पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया के किस्त नंबर 51 का तीसरा हिस्सा। दूर से जजीरे के दरख्त नजर आए। अंबर जहाज की चरखी के पास खड़ा था। उसने बादबानों का रुख जजीरे की तरफ मोड़ दिया। नजूमी ने खुश होकर कहा, यही जजीरा खेताला है और इसी जगह नाग और मारिया जादूगर सामरी की कैद में है। दोपहर के बाद जहाज जजीरे के साहिल के साथ साथ जा लगा। लंगर फेंक दिया गया। मक्कार नजूमी ने अंबर को साथ लिया और जजीरे में आ गया। उसकी साजिश ये थी कि किसी तरह अंबर को जजीरे की परली तरफ वाली घाटियों में ले जाए। यहाँ बड़े गहरे गार और बड़े बड़े खड्ड थे। उनके बारे में मक्कार नजूमी को पूरा इल्म था। अंबर इस जजीरे में पहली बार दाखिल हुआ था। उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि वो यहाँ नाग और मारिया से मिल सकेगा। नजूमी ने साहिल की रेत पर बैठकर एक बार फिर जायशा बनाया। कुछ देर दाढ़ी के बालों में उंगलियां फेर फेर कर झूठ मूठ गौर करता रहा और फिर बोला, मेरा जायचा बता रहा है कि इस वक्त तुम्हारे दोनों बहन भाई जजीरे के जुनूब में किसी गार में जंजीरों में जकड़े हुए हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं। अंबर मारिया और नाग से मिलने की खुशी में सब कुछ भूल गया। उसने जरा गौर न किया कि कहीं ये मक्कार नजूमी उसे किसी जाल में तो नहीं फांस रहा। उसने खुश होकर कहा, तो जल्दी चलो, मैं अभी उन्हें जाकर रिहा कराता हूँ। हाँ जरूर चलो। मक्कार नजूमी का हर तीर ठीक निशाने पर बैठ रहा था। उसने अंबर के दिल में शदीद इश्तियाक पैदा कर दिया था और अब उसे अपने इशारों पर चला रहा था। वो उसे लेकर जजीरे के जनूब में आ गया। यहाँ छोटे छोटे चट्टानी पहाड़ थे और जगह जगह गार बने हुए थे। कई गारों में समंदर का पानी दाखिल हो चुका था। नजूमी उन गारों के साथ आगे चला जा रहा था। आगे एक छुपी हुई गहरी खड्ड थी। नजूमी अंबर को उसी खड्ड के किनारे लाकर खड़ा करना चाहता था। अंबर पीछे पीछे आ रहा था। नजूमी उस खड्ड के करीब खड़ा हो गया। यहाँ इस कदर झाड़ियां उगी हुई थी कि किसी को मालूम नहीं हो सकता था कि यहाँ नीचे गहरी खड्ड है। नजूमी ने कहा, जल्दी आओ मेरे हुजूर, बस यहाँ से जादूगर सामरी की सरहद शुरू होती है। यहाँ से आगे सिर्फ आप ही जा सकते हैं। मेरी मजाल नहीं कि एक कदम भी उठा सकूं। अंबर ने करीब आकर पूछा, क्या सामरी जादूगर ने यहीं कहीं नाग और मारिया को कैद कर रखा है? नजूमी ने कहा, वो सामने जो गार तुम देख रहे हो, बस उसी गार में तुम्हारे दोनों बहन भाई सामरी की कैद में हैं। तुम्हें यहाँ से चलकर उस गार में जाना होगा। तुम पर सामरी के जादू का कोई असर नहीं होगा। उसने आगे आग का दायरा लगा रखा है, लेकिन तुम इस दायरे को अबूर कर जाओगे क्योंकि तुम पर देवताओं का असर है। अब देवता का नाम लेकर आगे बढ़ो और अपने भाई और बहन को जालिम जादूगर की कैद से आज़ाद करवा लाओ। मैं इसी जगह बैठा तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंबर नजूमी की बातों में पूरी तरह फंस चुका था। उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया था। उसने नजूमी की तरफ एक बार देखा और कहा, मैं अभी नाग और मारिया को साथ लेकर और जादूगर को हलाक करके आता हूं। तुम इसी जगह मेरा इंतजार करना। यह कहकर अंबर ने कदम आगे बढ़ाया। जो ही वो आगे बढ़ा, उसका पांव एक ऐसी झाड़ी पर पड़ा जिसके नीचे गहरा खड्ड था। अंबर धड़ाम से खड्ड के अंदर जा गिरा। अब उसे अकल आई कि मक्कार नजूमी ने उसके साथ धोखा किया है और वो उसके खजाने पर कब्जा जमाने के लिए उसे धोखे से इस बेआबाद जजीरे पर ले आया है और इस गहरे खड्ड में गिरा दिया है। उसे नजूमी के कह कहे की आवाज सुनाई दी। नजूमी को यकीन था कि अंबर इतने गहरे खड्ड से बाहर नहीं निकल सकेगा और ये थी भी सच्ची बात। अंबर मर नहीं सकता था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतने गहरे खड्ड से बाहर निकल आए जो बिल्कुल कुएं की मानंद था। मक्कार नजूमी अब एक पल भी जाया नहीं करना चाहता था। वो बड़ी तेजी से वापस जहाज की तरफ भागा। जजीरे के दरख्तों में से निकलकर वो सीधा साहिल समंदर पर आ गया। बादबानी जहाज किनारे पर खड़ा था। उसने जहाज पर सवार होकर उसका लंगर उठाया, बादबान खोले और चरखी पर खड़े होकर जहाज का रुख जजीरे की जानिब से वापस समंदर की तरफ मोड़ दिया। हवा खूब चल रही थी। जहाज ने बड़े सुकून और हमवार रफ्तार के साथ खुले समंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। शाम तक जहाज खुले समंदर में था और अब जजीरा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मक्कार नजूमी अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। अगर मल्लाहों को साथ मिलाता तो उसे खजाने के 4 हिस्से करने पड़ते। अब वो अकेला ही खजाने का मालिक था। अरशे की सीढ़ियां उतरकर वो नीचे तहखाने में आ गया। उसने खुफिया तहखाने का ताला तोड़ डाला। अंदर गया। संदूक तरपालों के नीचे ही रखा था। संदूक का ताला भी तोड़ दिया गया। ढकना उठाकर उसने सोने चांदी के जेवरात और बड़े कीमती हीरे जवाहरात को अंधेरे में सितारों की तरह चमकते देखा तो खुशी से उसकी बाछें खिल गईं। ये सोचकर कि वो अकेला इतने बड़े खजाने का मालिक है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जवाहरात को कभी वो आंखों से लगाता, मोतियों को बार बार चूमता, जेवरात अपने गले में डाल डाल कर देखता। जब उसका जी इतनी अजीम दौलत देखकर भर गया तो उसने संदूक बंद करके उस पर नया ताला डाल दिया और ऊपर जहाज के अरशे पर आ गया। नजूमी ने उस जानिब देखा जिधर जजीरा था और जिसके एक खड्ड में अंबर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इधर सिवाय समंदर की लहरों के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था। अंबर का ताल्लुक उस जहाज और खजाने से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उससे बढ़कर नजूमी का हसीन तरीन दिन था। वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान था। उसके खानदान वालों ने आज तक इतनी दौलत कभी न देखी थी। उसने जहाज का रुख करताजना की बजाय हिस्पानिया की एक गुमनाम सी बंदरगाह की तरफ मोड़ दिया। यहाँ उसकी एक भांजी रहती थी। उसका ख्याल था कि उस बंदरगाह पर उतर कर वो जहाज फरोख्त कर देगा।
कुछ रोज अपनी भांजी के यहाँ क्याम करेगा और फिर किसी काफले के साथ शरीक होकर शुमाली अफ्रीका के शहर मकासा में जाकर एक शानदार महल तामीर कराएगा और बाकी उम्र ऐशो आराम से बसर करेगा। जहाज बड़े सुकून के साथ अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था। अमर ने जब महसूस किया कि वो खड्ड में पूरी तरह फंस गया है और अब किसी सूरत भी उस कुएं जैसी खड्ड से नहीं निकल सकता, तो एक लम्हे के लिए तो सब्र शुक्र करके बैठ गया और गौर करने लगा। उसने एक बार फिर खड्ड के चारों तरफ देखा। सूरज गरूब हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें एक जानिब से तिरछी होकर खड़ी दीवार पर पड़ रही थी। उसने देखा कि एक झाड़ी अंदर की तरफ लटकी हुई है। ये काफी ऊंचाई पर थी। अगर किसी तरह वो इधर उधर से पत्थर जमा करके नीचे चबूतरा सा बना ले तो उछलकर उस झाड़ी को पकड़ सकता था। अंबर ने हिम्मत से काम लिया और उठकर उसे खड्ड में जहां कहीं भी कोई पत्थर मिला उसे एक जगह जमा करना शुरू कर दिया। खड्ड में पत्थर ज्यादा नहीं थे। बहुत जल्द सारे पत्थर खत्म हो गए, लेकिन अभी झाड़ी बहुत दूर थी। अंबर ने जमीन की मिट्टी खोदकर पत्थर निकालने शुरू कर दिए। रात भर वो पत्थर निकालता रहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर अपने काम में लग गया। जजीरे पर सुबह हो गई। उसे दरख्तों पर गाते बोलते परिंदों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये एक तरह से आज़ादी का प्याम था। उसके दिल में एक नया जज्बा उभर रहा था। अंबर ने सारे पत्थरों को दीवार के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। सूरज सर के ऊपर आ गया तो वो एक चबूतरा तैयार कर चुका था। अब जो उसने चबूतरे पर खड़े होकर देखा तो मालूम हुआ कि झाड़ी का फासला बमुश्किल एक हाथ बुलंद रह गया था। अंबर ने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और उछलकर झाड़ी को पकड़ लिया। झाड़ी की जड़ बड़ी मजबूत थी। वो उसके हाथ में आ गई। वो लटकने लगा। उसने जस्त लगाकर अपने पांव खड्ड की दीवार के साथ जमा लिए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। झाड़ी खड्ड के किनारे तक चली गई थी। एक एक इंच खिसकता वो ऊपर चढ़ता चला गया। इंसान हिम्मत करे तो खुदा भी उसकी मदद करता है। चुनाचे वो खड्ड से बाहर आ गया। बाहर आकर वो इस कदर थक चुका था कि वहीं जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उठकर साहिल की तरफ चल पड़ा। उसे मालूम था कि मक्कार नजूमी उसका जहाज लेकर जा चुका होगा। जहाज और जहाज के अंदर रखा हुआ खजाना हासिल करने के लिए ही तो उसने अंबर को खड्ड में गिरा दिया था। वो इस मकाम पर पहुंच गया जहां उसने जहाज खड़ा किया था। आखिर वही हुआ जिसका यकीन था। वहां दूर दूर तक जहाज का नामो निशान तक न था। अंबर को अब भूख महसूस हुई और साथ ही प्यास भी सताने लगी। उसने जजीरे में घूम फिर कर देखा कि जजीरा बहुत छोटा सा था और दरख्त बड़े घने उगे हुए थे। एक जगह पानी का एक छोटा सा तालाब मिल गया। पानी मीठा था। उसने प्यास बुझाई और एक दरख्त के फल भी खाए। अब समंदर के किनारे आ गया और एक जगह पत्थरों के साथ टेक लगाकर लेट गया और सोचने लगा, इस जजीरे से कैसे बाहर निकले। सलाम्बू की रूह को बुलाने या उसकी ताबे रूह को बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि दूसरी रूह दोबारा आने के बारे में इनकार कर चुकी थी। इसका मतलब ये था कि जब तक इस जजीरे की तरफ कोई जहाज नहीं आता वो इस जजीरे से निजात हासिल नहीं कर सकता था। दोपहर तक अंबर वहीं बैठा गौर व फिक्र करता रहा। असल में जजीरे को अंबर बेआबाद समझ रहा था। वो बेआबाद नहीं था, बल्कि उसके गार में एक हाथी जितना ऊंचा, लंबा और खूंखार जानवर रहता था। उसकी शक्ल एक बहुत बड़ी छुपकली से मिलती जुलती थी। ये जजीरे के दरख्त खाकर गार में लेट जाता। हफ्ते के बाद गार से निकलता और समंदर किनारे आकर पानी पीता और वापस अपने गार में चला जाता था। बदकिस्मती से जिस वक्त अंबर साहिल समंदर पर बैठा था उसी रोज खूंखार जानवर को पानी पीने आना था। अंबर ने बैठे बैठे ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई शहर झाड़ियों को तोड़ती हुई और मरोड़ती आगे बढ़ रही है। वो चौंक कर होशियार हो गया। उधर खूंखार जानवर ने भी फिजा में इंसान की बू सूंघ ली थी और अपनी हाथी जैसी सूंड को इधर उधर घुमा रहा था। अंबर उठकर खड़ा हो गया। अचानक क्या देखता है कि सामने दरख्तों में से एक बेहद बदसूरत, ऊंचा, लंबा, बदवसा और भयानक सुर्ख आंखों वाला जानवर रेंगता हुआ बाहर निकला और अंबर के करीब रेत पर आकर जोर जोर से अपनी दुम और सूंड हिलाने लगा। उसके मुंह से फुनकारें निकल रही थी और आंखें आग के शोले बरसा रही थी। अंबर ने अपनी हजारों साल जिंदगी में इस किस्म का भयानक और खूंखार जानवर आज तक नहीं देखा था। पहले तो वो उस किस्म की शक्ल देखकर डर गया। फिर उसने सोचा अगर वो डर गया तो ये जानवर उस पर हमला कर देगा। अगरचे वो उसे हलाक नहीं कर सकेगा, लेकिन उसे हड़प कर गया तो वो उसके पेट में जाकर बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। जानवर भी शायद अंबर के ख्यालात से वाकिफ हो गया था। उसने एक जोरदार फुनकार मारी और अंबर पर हमला कर दिया। अंबर उछलकर पत्थरों के ऊपर चढ़ गया। खूंखार जानवर ने अपनी सूंड जोर से पत्थरों पर मारी। अंबर दूसरी जानिब रेत पर गिर पड़ा। जहां जानवर ने अपनी सूंड मारी थी वहां से पत्थरों के टुकड़े उड़कर दूर जा गिरे। उसकी सूंड में बला की ताकत थी। अंबर के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसकी मदद से वो उस खूंखार जानवर को हलाक कर सके। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने जानवर के आगे खिसकना शुरू कर दिया। जानवर उस पर लपक कर हमला करता तो अंबर उछलकर 10 गज पीछे हो जाता। यूं उसे पीछे पीछे लगाए उस मकाम पर ले आया जहां गहरा खड्ड था। अंबर खड्ड के दूसरे सिरे पर जाकर पत्थरों से लगा जोर जोर से हाँफ रहा था। जानवर फुनकार रहा था और अपनी खून आशाम सुर्ख सुर्ख आंखों से शोले बरसा रहा था।
अंबर ने एक पत्थर उठाकर उसे दे मारा। जानवर गुस्से से भड़का और उछलकर अंबर पर हमलावर हुआ, लेकिन उसे क्या खबर थी कि आगे गहरा खड्ड बल्कि कुआं है। देखते ही देखते वो धड़ाम से कुएं में जा गिरा और ऐसी ऐसी हैबतनाक आवाजें निकालने लगा कि सारा जजीरा कांप उठा। अंबर ने ऊपर से झुक कर देखा। खूंखार जानवर खड्ड में फंस चुका था और जान कनी के आलम में अपनी सूंड ऊपर उठा रहा था। अब अंबर मुतमईन हो चुका था। वो वहां से चल पड़ा और एक जगह दरख्त के नीचे पहुंचकर लेट गया। न जाने उसे कब नींद आ गई। फिर अचानक शोरदार आवाज से उसकी आंख खुल गई। उस शोर ने उसे नींद से जगा दिया था। सबसे पहले उसने जाकर कुएं में देखा। खूंखार जानवर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसने ऊपर से पत्थर फेंके। जानवर ने कोई हरकत न की। मालूम हुआ कि वो मर चुका है। अंबर खुश हुआ कि जजीरे की बला से तो निजात मिल गई। उसने जंगल के दरख्तों से फल तोड़कर खाए, तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और समुद्र के किनारे किनारे सैर करने और गौर करने लगा कि जजीरे से वो क्यों कर फरार हो सकता है और नाग मारिया से अब कब और किस तरह से मुलाकात हो सकेगी। यूं ही सोचते सोचते चलते चलते वो जजीरे की दूसरी तरफ निकल गया। यहाँ छोटी छोटी चट्टानें थीं और समंदर के साथ साथ रेत का साहिल नीम दायरे की शक्ल में चला गया था। जरा आगे जाकर अंबर को एक अजीबोगरीब शय दिखाई दी। वो एक पल के लिए तो उसे देखता ही रह गया। ये संगे मरमर का एक दायरा नमा चबूतरा था, जिसके चारों तरफ चांदी जैसे गोले सुलाहों के साथ लगे हुए थे। अंबर उनको गौर से देखने लगा। हाथ लगाया तो फौलाद की तरह सख्त थे। संगे मरमर का चबूतरा निहायत हमवार था। वहां किसी इंसान के कदमों के निशान भी नहीं थे। अगर यहाँ कोई इंसान भी नहीं आया तो फिर ये चबूतरा किसने बनाया? सुलाहों के साथ चांदी के मजबूत गोले किसने लगा दिए? ये काम तो इंसानों का मालूम होता है। अंबर के दिल में पुरस्रार ख्यालात पैदा होने लगे। क्या यहाँ कोई जिन्नाती मखलूक रहती है? क्या ये लोग कोई जादूगर हैं जो यहाँ आबाद हैं और किसी वक्त बाहर से आकर यहाँ बसेरा करते हैं? अंबर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये संगे मरमर का चबूतरा एक मुहिम्मा बनकर सामने आ गया था। अंबर वापस अपने झोंपड़े में आकर लेट गया और कभी नाग और मारिया और कभी उस संगे मरमर के चबूतरे के बारे में सोचने लगा। शाम हो गई। समंदर की तरफ से वो ठंडी हवा चलने लगी। अंबर दिन भर के चलने फिरने से थक गया था। उसे जल्द ही नींद ने आ लिया और वो सो गया। रात आधी से कुछ ज्यादा ही गुजरी होगी कि अचानक एक शोर की आवाज से अंबर की आंख खुल गई। ये शोर क्या था? जैसे किसी आतिशफिशा पहाड़ के दहाने से बड़े जोर से भाप खारिज हो रही हो। अंबर झोंपड़े से बाहर निकल आया। उसने शोर पर कान लगा दिए। अब क्या देखता है कि जजीरे के जुनूब की जानिब रोशनी की नीली नीली किरणें भी ऊपर की तरफ उठकर आसमान की तरफ जा रही हैं। अंबर ने सोचा कि जरूर उधर कहीं से जमीन फट गई है और उसमें से गर्म भाप खारिज होने लगी है। लेकिन सवाल यह था कि ये नीली रोशनी कहां से आ रही है। अंबर चक्कर खा गया, कुछ खौफजदा भी हुआ। बेआबाद जजीरा, आधी रात का सन्नाटा, नीली रोशनी और तेज शोर। थोड़ी देर बाद शोर खत्म हो गया और फिर नीली रोशनी भी जैसे मांद पड़ गई। अब उसकी जगह हल्की हल्की सुर्ख रोशनी फैल गई थी। ऐसी रोशनी अंबर ने सारी जिंदगी नहीं देखी थी। उसके दिल में तशवीश पैदा हुई कि चलकर देखा जाए ये इसरार क्या है। वो छुपता छुपाता एक तरफ से होकर दरख्तों के पीछे सुर्ख रोशनी वाले मकाम की तरफ चल पड़ा। जो जो वो दरख्तों में आगे होता चला जा रहा था, सुर्ख रोशनी ज्यादा होती चली जा रही थी। एक जगह वो पहुंचकर रुक गया। दरख्तों की आड़ में होकर झाड़ियों को परे हटाकर उसने देखा कि जहां संगे मरमर का चबूतरा था उसके ऊपर पूरी की पूरी एक गोल एक मंजिला इमारत थी, जिसकी छत गुम्बद की तर्ज की बनी है और ऊपर सुर्ख रंग की तेज रोशनी चमक रही है। सारी गोल गुम्बद नुमा इमारत ऐसे लगती थी जैसे चांदी की बनी हुई है। अंबर ने सारी जिंदगी उस किस्म की इमारत नहीं देखी थी। वो तो उसे देखता ही रह गया कि या खुदा ये किसका मकान है। कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये मकान जमीन से निकल आया कि आसमान से टपक पड़ा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके दिल में खौफ भी था और इश्तियाक भी था कि मालूम करना चाहिए ये क्या मुहिम्मा है। इतने में हल्की सी आवाज पैदा हुई और अंबर ने देखा कि चांदी की थाली नुमा इमारत में अपने आप एक दरवाजा पैदा हो गया। फिर अंदर से चांदी की बनी हुई नाजुक सी सीढ़ी खुद ब खुद बाहर आकर जमीन के साथ लग गई। अंबर झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गया। अब जो कुछ उसने देखा वो किसी इंसान को बेहोश कर देने के लिए काफी था। लेकिन अंबर मजबूत एसाब का मालिक था और वह अपनी हजारों साल जिंदगी में बड़े बड़े भयानक वाकयात में से गुजरा था, इसलिए अपने होशो हवास में रहा। लेकिन इतना जरूर था कि वो जैसे पत्थर का बुत बन गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अंदर से एक अजीबो गरीब किस्म की मखलूक बाहर निकल रही थी। ये कुल 4 आदमी थे। आदमी क्या थे? 2 लंबे बाजुओं और 2 टांगों और अनार जैसे सर वाली हैरत अंगेज मखलूक थी। हम उसे इंसान ही कहेंगे क्योंकि हम उनके असली नाम से वाकिफ नहीं। हर इंसान ने सिल्वर रंग का चांदी जैसा लिबास पहन रखा था जो सुर्ख रोशनी में चमक रहा था और उनकी टांगों और जिस्मों के साथ चिपका हुआ था। सर के बीच में एक सुर्ख रंग की आंख थी जिसमें से रोशनी की किरण फूट रही थी। गर्दन शानों के बिल्कुल साथ लगी हुई थी। चेहरे पर सिवाय आंख और एक गोल गोल छोटे से होंठ के और कुछ नहीं था। ना नाक और ना कान थे। हाथों पर भी चांदी जैसे कपड़े के दस्ताने चढ़े थे। उनके हाथों में अजीबो गरीब किस्म का हथियार था जो पिस्तौल से मिलता जुलता था।
अंबर ये सब कुछ हैरत के साथ देख रहा था। ये चारों इंसान चांदी की थाली जैसी इमारत से बाहर निकल आए तो सीढ़ी ऊपर चली गई। दरवाजा बंद हो गया और ऊपर वाली नीली रोशनी बुझ गई। अब गुम्बद के ऊपर से सिर्फ सुर्ख रोशनी बाहर निकल रही थी। उन अजीबोगरीब इंसानों ने एक दूसरे की जानिब गर्दनें घुमाकर देखा और फिर एक दूसरे के आगे पीछे होकर जंगल में चलना शुरू कर दिया। अंबर ने महसूस किया कि वो थोड़ी देर में उसके करीब से होकर गुजरेंगे। चुनाचे वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और अपने आप को उसने झाड़ियों में छुपा लिया। पत्तों में से वो नीचे झांकता रहा। उसे झाड़ियों में भारी भरकम कदमों की आवाजें सुनाई दी। अजीबोगरीब चारों इंसान एक कतार में चले आ रहे थे। अंबर एक दहशत के एहसास के साथ उन्हें देखने लगा। वो बोझल से कदम उठाते हुए उसके नीचे से दरख्त से गुजर गए। कुछ दूर जाकर वो जब नजरों से ओझल हो गए तो अंबर दरख्त पर से नीचे उतरा। उसका ख्याल था कि चांदी की थाली वाली इमारत अब खाली हो गई। वहां चलकर पता करना चाहिए कि अंदर क्या है, लेकिन उसका दरवाजा बंद था और सीढ़ी भी उठाई जा चुकी थी। अंबर करीब आकर गौर से इमारत को देखने लगा। उसके ऊपर से सुर्ख रोशनी एकदम तेज होकर बार बार जलने बुझने लगी, गोया ये एक तरह से सिग्नल दे रही हो कि बाहर खतरा है। खटाक से दरवाजा खुल गया और एक उसी किस्म का चांदी जैसे कपड़ों वाला इंसान नमदार हुआ और उसे देखकर वहीं खड़े का खड़ा रह गया। अजीब इंसान ने पलक झपकते में ही अपनी गन उठाकर सीधी की और उसका बटन दबा दिया। गन में से सफेद रंग की तेज शुआ निकलकर अंबर के सीने पर पड़ी। अंबर को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म के साथ गरम गरम सुई लगा दी है, मगर उसे हुआ कुछ भी ना। अजीब इंसान ने दूसरी बार बटन दबाकर अंबर पर शुआ फेंकी। इस बार भी अंबर को कुछ ना हुआ। अब अजीब इंसान भी हैरान सा हुआ कि शुआ उस पर असरअंदाज क्यों नहीं हो रही, जबकि उस शुआ से पत्थर रेजा रेजा हो जाया करते हैं। अब सीढ़ी नीचे आना शुरू हो गई। अंबर वहां से सर पांव रखकर भागा। वो खामखा किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। भागते भागते वो जजीरे की चट्टानों की जानिब निकल गया और रात के अंधेरे में एक बुलंद चट्टान की ओट में होकर बैठ गया। यहाँ से उसे वो चांदी जैसी इमारत नीचे दिखाई दे रही थी। वो अजीब इंसान जिसने अंबर पर अपनी गन में से शुआ फेंकी थी वहां नहीं था। सीढ़ी नीचे लटक रही थी। जाहिर है वो अंबर की तलाश में गया होगा। उतने में बाकी चार अजीब लोग भी वापस आ गए। वो सीढ़ियां चढ़कर इमारत के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद पांचवां अजीब इंसान भी वापस आ गया। उसने आते ही इशारों इशारों में उन्हें शायद मेरे बारे में कुछ कहा, जिस पर वो एकदम चौंक से पड़े और उन्होंने अपनी अपनी गन जंगल की तरफ करके बैक वक्त शुआएं उगलना शुरू कर दी। उन शुआओं से दरख्तों में आग लग गई। दरख्त एकदम जलकर बिल्कुल राख हो गए। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि जजीरे में वो कौन सा इंसान था कि जिस पर उनकी मोहलिक शुआओं का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मिलकर जजीरे में अंबर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अंबर उनकी दस्तरस से बहुत दूर एक चट्टान के ऊपर पत्थरों की ओट में आराम से बैठा ये सब कुछ देख रहा था। अब जजीरे पर से रात की स्याही दूर हो रही थी और सुबह की आमद थी। मशरक की तरफ आसमान पर हल्की हल्की नीली रोशनी फैलना शुरू हो गई। अंबर जहां बैठा था वहां कोई भी ना आया था। फिर उसने देखा कि पांचों अजीब इंसान अपनी चांदी की गोल नुमा इमारत के सामने आकर रुक गए। अपनी अनार जैसी गोल सर घुमाकर अकेली आंख से जैसे चारों तरफ देखा और एक एक करके इमारत के अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही सीढ़ी ऊपर उठ गई और दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने के साथ ही वही शोर फिर पैदा हो गया जो सबसे पहले अंबर ने सुना था। उस शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। अंबर चट्टान के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था और फिर देखते ही देखते ये चांदी जैसी गोल इमारत फिजा में बुलंद होते होते दरख्तों से भी ऊपर हो गई। उसके नीचे से नीले रंग की तेज रोशनी निकल रही थी और फिर वो जजीरे के ऊपर आ गई। उसने जजीरे के ऊपर एक चक्कर लगाया और आसमान पर उड़ती उड़ती सितारों में गायब हो गई। अंबर चट्टान की ओट से निकलकर बाहर आया और ताज्जुब से आसमान को देखने लगा जहां बेशुमार सितारे चमक रहे थे। वो उड़न तश्तरी खुदा जाने कहां गुम हो गई थी। अब जरा मारिया और नाग की भी खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। शहजादी सामोना को उसके माँ बाप के घर छोड़ने के बाद वो एक छोटे बहरी जहाज पर सवार होकर हिस्पानिया के साहिल से बतरफे करताजना चल पड़े थे। उनका ख्याल था कि वहां उनकी अंबर से मुलाकात हो सकती थी। वो समंदर में चले जा रहे थे। मौसम बड़ा खुशगवार था, लेकिन 2 रोज बाद आसमान पर अचानक काले काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार मींह बरसना शुरू हो गया। तेज हवाओं ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। जहाज छोटा था, डोलने लगा। नाग ने फौरन बादमान बांध डाले। उससे जहाज के डोलने की शिद्दत में कमी आ गई। रात भर तूफान जारी रहा। दूसरे रोज तूफान थम गया। बादल छट गए और नीले आसमान पर धूप चमकने लगी। नाग और मारिया जहाज के अर्शे पर आकर बैठ गए। नीले समंदर पर दूर तक हल्की हल्की सफेद लहरों की झालरें सी पड़ी हुई थी। नाग बोला, मारिया, फर्ज करते हैं कि करताजना में भी अंबर से मुलाकात नहीं होती। मारिया ने कहा, तुम ही तो कहते थे कि गुलामों का जहाज करताजना जाने वाला है। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो जहाज किसी दूसरी बंदरगाह को निकल गया हो। मेरा मतलब कहने का यह है कि अंबर से वहां मुलाकात ना हुई तो फिर उसे कहाँ तलाश करते फिरेंगे। मारिया ने उसे हौसला देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं। हमारी तवील जिंदगी में ये पहला मौका नहीं कि अंबर हमसे या हम अंबर से बिछड़ गए हों। हम एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं और फिर आपस में
कुछ देर की जुदाई के बाद मिल भी जाते हैं। शायद तुम ठीक कहती हो, नाग ने सांस भरकर कहा। अचानक मारिया की नजर समंदर में दूर तक गई तो उसे किसी जहाज के बादबान दिखाई दिए। उसने नाग से कहा, शायद कोई तिजारती जहाज चला रहा है। नाग भी दूर से नजर आने वाले बादबानी जहाज को देखने लगा। जहाज ज्यों ज्यों करीब आ रहा था, उनके चेहरों पर कुछ हैरत सी बढ़ती जा रही थी। और फिर अचानक मारिया चीख उठी, नाग, ये तो हमारा जहाज है। नाग ने भी गौर से देखा तो खुशी से उछल पड़ा। बिल्कुल ठीक कहती हो, ये तो हमारा जहाज है, वही जिसे डाकू ने अगवा कर लिया था और अंबर उसमें नौकरी के लिए गया था। मारिया ने कहा, लेकिन हमें होशियार रहने की जरूरत होगी। जहाज पर डाकुओं का कब्जा है। खुदा जाने अंबर वहां के साल में है। नाग बोला, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, जहाज को करीब आने दो। जहाज करीब आ रहा था, नाग और मारिया का था, लेकिन उस पर अंबर सवार नहीं था, बल्कि मकार नजूमी अरशे पर खड़ा दूर नाग के छोटे बादबानी जहाज को हैरानी से देख रहा था कि ये जहाज समुद्र में किधर जा रहा है। नाग भी अपने जहाज के अरशे पर खड़ा हो गया। उसने सौदागरों जैसा लिबास पहन रखा था। मारिया उसके करीब ही खड़ी थी, लेकिन गायब थी। मकार नजूमी जहाज करीब से गुजरने लगा तो नाग ये देखकर हैरान रह गया कि वो बिल्कुल अकेला था। सिवाय एक बूढ़े शख्स के वहां और कोई न था। नाग ने उसे दोनों हाथ उठाकर सलाम किया और कहा, मेरे मोहतरम, अगर आप जहाज को रोक लें तो हम आपसे पीने का पानी हासिल कर लें। हमारा पानी खत्म हो गया है। दोनों जहाज़ों ने लंगर समंदर में डाल दिए। वो खड़े हो गए। नजूमी ने पूछा, ये तुम जहाज लेकर अकेले कहाँ जा रहे हो? नाग ने कहा, मोहतरम, मेरे साथी करीबी बंदरगाह पर मेरी राह देख रहे हैं। मैं उनके लिए खाली जहाज लेकर जा रहा हूँ ताकि वहां से कपास और तेल लाद कर वापस ला सकूं। और आप भी तो जहाज पर अकेले ही सफर कर रहे हैं। इतने बड़े जहाज को आप अकेले कैसे संभाले हुए हैं? मकान नजूमी मुस्कुराकर बोला, तुम नौजवान मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो। मैं अगर चाहूं तो इससे भी बड़े जहाज को अकेला संभाल सकता हूं। नाग को तो ये मालूम हो चुका था कि ये जहाज उनका अपना जहाज है। वो चाहता था कि किसी तरह उसे जाने न दे। चुनाचे बड़ी इल्तिजा के साथ कहने लगा, हजूर, अगर आप मुझ पर तरस खाकर मुझे भी अपने बड़े जहाज पर सवार करा लें तो मैं हजूर का एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। ये मेरा जहाज बहुत छोटा है और मुझे इस पर डर महसूस हो रहा है कि अगर तूफान आ गया तो ये मुझे भी साथ ही ले डूबेगा। नजूमी उस वक्त खजाने को हासिल करने की खुशी में मस्त था। और ये सच बात है कि जब इंसान पर दौलत का गरूर सवार होता है तो उसकी अकल मारी जाती है। चुनाचे उसने नाग को अपने जहाज पर आने की इजाज़त दी। लेकिन इस छोटे जहाज का क्या करोगे? नाग बोला, हजूर, अगर आप इजाज़त दें तो इसमें जो थोड़ा बहुत मालो दौलत जमा करके मैंने छोड़ा है उसे भी आपके जहाज पर लाद दूं और उसे आपके जहाज के साथ बांध दूं। नजूमी ने सोचा कि चलो लगे हाथों इस अहमक नौजवान की दौलत पर भी हाथ साफ करते हैं। कुदरत अपने आप मेहरबान हो रही है तो फिर मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। चुनाचे नजूमी ने नाग को अपने जहाज पर चढ़ा लिया। मकान नजूमी को खबर न हुई कि मारिया भी उसके साथ ही जहाज पर चढ़ाई थी। नाग ने अपना छोटा जहाज रस्सों की मदद से बड़े जहाज के साथ बांध दिया। अब उन्होंने एक बार फिर अपना सफर शुरू कर दिया। नाग ने एक संदूक लाकर नजूमी के जहाज में रखा जिस पर ताला लगा था। नाग ने कहा कि उसमें उसके बाप दादा की उम्र भर की कमाई हीरे जवाहरात बंद हैं। मकान नजूमी की उसी वक्त राल टपकने लगी। संदूक उसने खास तौर पर अपने कैबिन के कोने में रखवा लिया। नजूमी अरशे पर बैठकर नाग के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। इसमें तो कोई शक नहीं रहा था कि उस मकान नजूमी ने अंबर के जहाज पर कब्जा कर रखा है। अब किसी तरह से ये राज उगलवाना था कि जहाज के असली मालिक अंबर के साथ क्या बीती। पहली बात तो नाग ने यह की कि मारिया को सरगोशी में कहा कि वो नीचे जाकर ये मालूम करे कि खजाना मौजूद है या नहीं। मारिया उसी वक्त नीचे चली गई। नाग ने नजूमी से गुफ्तगू शुरू कर दी। उससे यूं ही पूछने लगा कि इतना खूबसूरत जहाज उसने किस शहर, किस बंदरगाह से बनवाया था और क्या वो अकेला ही समुद्रों में सफ़र किया करता है। नजूमी ने कहा, बरखुरदार, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा सफ़र आराम से कटे तो कान खोल कर सुन लो। मेरे जहाज और मेरी ज़िंदगी के बारे में फिर इस बात कोई ज़ुबान से ना निकालना। नाग समझ गया कि नजूमी ने अंबर के साथ कोई ज़बरदस्त धोखा करके जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। जाहिर है वो उस नजूमी के हाथों मर तो नहीं सकता था, लेकिन उसने अंबर को किसी न किसी जगह फेंक दिया है। मकान नजूमी ने अपने आप को पुराना ताजर जाहिर किया जो महज तफरी के लिए कभी कभी समुद्रों में अकेला सफ़र किया करता है। नाग बातें कर रहा था कि उसे अपने बिल्कुल कान के करीब के पास मारिया की सरगोशी सुनाई दी। खजाना नीचे तहखाने में मौजूद है। नाग के कान खड़े हो गए। उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, खामोश रहो। मकान नजूमी ने चौंक कर नाग को देखा। मियाँ, तुम किससे बातें कर रहे हो? नाग संभल गया। किसी से, मेरा मतलब है किसी से नहीं हजूर। मैं तो अपने आप से कह रहा था कि मियाँ खामोश रहो। नजूमी ने हैरानी से कहा, लेकिन ये अपने आप को खामोश रहने की तुम्हें क्यों की जरूरत पड़ गई? नाग ने सोचा कि ये खुसर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हंसकर बोला, बचपन में दीवाना हो गया था और अपने आप से बातें किया करता था। अब अच्छा हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी दौरा पड़ जाता है। बहुत खूब। नजूमी ने नाग को घूर कर देखा। नौजवान, तुम बड़े ज़हीन नजर आते हो। मेरे पास रहोगे तो तुम्हारा इलाज करके तुम्हें सेहतमंद कर दूंगा। फिर वो अंगड़ाई लेकर बोला, मुझे तो नींद आ रही है, मैं नीचे सोने चला।
नाग जानता था कि उसने अपने कैबिन में जो नाग का संदूक रखा है वो उसे जाकर खोलकर देखना चाहता है कि उसमें कितनी दौलत है। नाग पर यह हकीकत तो खुलकर सामने आ गई थी कि यह बुढ़ा कोई धोखेबाज मक्कार आदमी है। उसने खुदा जाने किस तरह जहाज के अमले को ठिकाने लगाया, फिर वो खजाना निकालकर उस पर कब्जा किया और अंबर को किसी मकाम पर फेंककर जहाज अगवा कर लिया। अब उसके संदूक के अंदर भरे हुए जवाहरात पर हाथ साफ करना चाहता है। नाग उसे ये मौका देना चाहता था। मकान नजूमी नीचे चला गया। उसके जाते ही मारिया जो नाग के करीब अर्शे पर बैठी थी बोली, नाग भाई, इस लालची बुड्ढे ने अंबर को कहीं समंदर में फेंक दिया है। खजाना भी तहखाने में ताला लगाकर रखा हुआ है। नाग बोला, फिक्र न करो, अभी सारा भेद खुल जाता है। तुम मेरे साथ नीचे आओ, मैं सांप बनकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। इंतजार की अब भला किसे फुर्सत थी। नाग ने उसी वक्त मुंह ऊपर करके हल्की सी फुनकार मारी और सब्ज रंग का सांप बन गया। मारिया ने उसे अपने कंधे पर डाला और जहाज की सीढ़ियां उतरकर नीचे नजूमी के कैबिन के पास आकर रुक गई। उसने दर्ज में से झांक कर देखा कि नजूमी नाग के संदूक का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। मारिया ने नाग से कहा, तुम्हारे संदूक का ताला टूट रहा है। नाग ने कहा, फिक्र न करो, अंदर से सिवाय मरे हुए मेंढकों के और कुछ न निकलेगा। नजूमी ने ताला तोड़कर जब संदूक का ढकना खोला तो क्या देखता है कि अंदर मुर्दा मेंढकों की लाशें पड़ी हैं। उसने गुस्से से ताला बंद कर दिया और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मारिया एक तरफ हट गई थी। नाग ने कहा, मारिया, जरा तहखाने में चलकर अपने खजाने के संदूक को एक नज़र देखना चाहता हूँ। नाग को मालूम था कि तहखाना कहाँ पर है। वो बड़ी आसानी से वहां पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पर ताला पड़ा था। मारिया ने हाथ बढ़ाकर ताला खोल दिया। दोनों अंदर दाखिल हो गए। काठ कबाड़ में एक तरफ उनके खजाने का संदूक जूं का तूं रखा था। नाग ने मारिया से कहा कि इसका भी ताला खोल दो। मारिया ने अपना गैबी हाथ लगाया तो ताला खुल गया। खजाने के सारे जवाहरात वैसे ही पड़े थे। उसे ताला लगा दिया गया। वो बाहर निकल रहे थे कि उन्होंने नजूमी को अपनी तरफ आते देखा। नजूमी को न मारिया नजर आ रही थी और न नाग, क्योंकि नाग तो सांप के रूप में मारिया के कंधे पर बैठा था। नजूमी ने जब देखा कि उसके असली खजाने का दरवाजा खुला है तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। लपक कर दरवाजे में आया, इधर उधर देखा, भागकर अंदर गया। बेताबी से ताला खोलकर संदूक का ढकना उठाया और जवाहरातों, हीरे, मोतियों और सोने के अशरफियों को जूं का तूं देखकर इत्मीनान का ठंडा सांस भरा और फरत मुसरत से अशरफियां और जवाहरात अपने मुंह पर मलने लगा। यह उसकी दीवानों जैसी हरकत थी, लेकिन शायद दौलत का प्यार इंसान को दीवाना बना दिया करता है। नाग ने मारिया के कान में आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है अब इसको रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए। मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे कंधे से उतरकर इस दौलत के पुजारी कातिल इंसान को जाकर डस दूं ताकि ये अगले जहान पहुंचे। मारिया ने कहा, नहीं, ये मेरा शिकार है नाग। इत्तफाक से ये अल्फाज मारिया की जुबान से जरा बुलंद आवाज में निकले और उसे मक्कार नजूमी ने सुन लिया। वो चौंका कि ये आवाज किसकी थी। चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ सकता था। हैरानी से गर्दन को जुम्बिश देकर जल्दी जल्दी जवाहरात संदूक में डाले और ऊपर से ताला लगा दिया। अभी वो ताला लगाकर बाहर निकलने का इरादा कर ही रहा था कि मारिया ने ऊंची आवाज में कहा, मक्कार नजूमी, ये खजाना किसका है। नजूमी पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वहीं का वहीं जमकर रह गया कि ये आवाज कहां से आ गई, जबकि तहखाने में वहां सिवाय उसके कोई दूसरा नहीं। उसके माथे पर पसीना आ गया। मारिया ने फिर कहा, बोल ए लालची कातिल, ये खजाना किसका है, इसका मालिक कहाँ है। तूने उसे किस समंदर में फेंककर जहाज पर कब्जा किया। उसका नाम अंबर था और मेरा भाई था। अब तो नजूमी की सिट्टी गुम हो गई। फौरन समझ गया कि अंबर जिस नाग और मारिया की तलाश में था ये वही लड़की है, मगर ये गायब क्यों है, सामने क्यों नहीं आती। जरूर दरवाजे के पीछे या किसी कोने में छुपी हुई है। नजूमी ने कहा, तुम अगर मारिया हो तो कोने से निकलकर सामने आ जाओ। मारिया ने कहा, तुम्हें मेरे नाम का इल्म कैसे हुआ। नजूमी ने कहा, ये अंबर ने तुम्हारा जिक्र किया था। आह, ये जहाज उसकी अमानत है, ये खजाना भी उसी की अमानत है। वो इसी जहाज पर सफर करके तुम्हें तलाश कर रहा था कि एक जगह समंदर में गिर गया और हलाक हो गया। मारिया ने कहका लगाया, तुम झूठ बोलते हो, अंबर कभी मर नहीं सकता। तुमने ये सारी कहानी अपनी जान बचाने के लिए गढ़ी है। तुमने खुद अंबर को समंदर में धक्का दिया होगा। बोलो, वो समंदर में किस जगह गिराया था तुमने। नजूमी ने कहा, देवता खुश हो, तुम सामने तो आओ ताकि मैं तुम्हें आंखों से देखूं। मारिया ने कहा, मैं बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। लो, मैं तुम्हें सबूत देती हूँ। मारिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर नजूमी के बालों को पकड़कर जोर से खींचा। वो चीख मारकर पीछे हट गया। हाय, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम गायब हो। मगर तुम गायब किस तरह हुई। मारिया ने कहा, इस बक बक को छोड़ो और ये बताओ कि तुमने अंबर को कहाँ समंदर में धक्का दिया था। अगर तुमने साफ साफ ना बताया तो मैं तुम्हें इसी जगह हलाक करने की ताकत रखती हूँ। नजूमी ने कहा, ना ना बेटी, ऐसा ना करना, मैं अभी बताता हूँ। मैंने अंबर को समंदर में नहीं फेंका था, बल्कि यहाँ से 7 रोज के फासले पर एक जजीरा है, उस जजीरे में छोड़ दिया और उसके जहाज और खजाने पर कब्जा कर लिया था। मारिया बोली, जहाज का रुख उस जजीरे की तरफ मोड़ दो, ऊपर चलो, जल्दी चलो, नहीं तो अभी मजा चखाती हूँ।
نجومی چپکے سے عرشے پر آ گیا اور اس نے جہاز کا رخ کھیتالا جزیرے کی طرف موڑ دیا۔ ماریا نے اسے تاکید کر دی کہ وہ کوئی ایسی ویسی تخریبی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ نجومی نے کہا، ماریا بیٹی، تم تو خواہ مخواہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہو۔ بھلا مجھے کیا ضرورت ہے تم سے مقابلہ کرنے کی، اور اس عمر میں تو تمہارا مقابلہ کر بھی نہیں سکتا۔ تم غائب ہو، مجھے نظر نہیں آتی، میں بھلا کیا شرارت کر سکتا ہوں؟ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا اور ناک کو لے کر نیچے کیبن میں آ گئی۔ شام کو نجومی نے سوچا کہ اس لڑکی کو بھی کسی طرح جزیرے پر پہنچا کر کسی طرح وہاں سے جہاز کو اغوا کر کے بھاگ جانا چاہیے۔ اس کے خیال میں کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ نجومی ان سمندروں کے سبھی جزیروں سے واقف تھا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ چوتھے روز وہ جہاز کو ایک ویران سے جزیرے پر لے گیا اور بولا، یہی وہ جزیرہ ہے جہاں اس نے امبر کو اتارا تھا۔ ماریا نے کہا، میرے ساتھ جزیرے پر اترو اور امبر کو تلاش کرو۔ اب نجومی مصیبت میں پھنس گیا۔ چاروں ناچار جہاز سے ماریا کے ساتھ اترنا پڑا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اسے نظر نہیں آتی تھی۔ ماریا بول کر ظاہر کرتی جا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ نجومی کی نیت بھانپنے کے لیے وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی کہ میں ذرا جنگل میں جا رہی ہوں، تم اسی جگہ میرا انتظار کرو، میں خود ہی امبر کو تلاش کرتی ہوں۔ وہ تو چلی گئی لیکن ناگ کو اسی جگہ چھوڑ گئی۔ ناگ سانپ کے روپ میں ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ نجومی کو جب یقین ہو گیا کہ اب ماریا وہاں نہیں تو وہ جہاز کی طرف بھاگا۔ جلدی سے سیڑھی پر چڑھ کر جہاز کے عرصے پر آ گیا۔ سیڑھی اوپر کھینچی، لنگر اٹھایا، بادبان کھولے اور جہاز کو چلا دیا۔ ابھی جہاز اپنی جگہ سے ہلا ہی تھا کہ اسے سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹا۔ سامنے ایک سیاہ کالا ناگ پھن اٹھائے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ نجومی نے قریب پڑا ایک لکڑی کا لٹ اٹھا کر پوری طاقت سے ناگ پر مارا۔ اگر ناگ پرے نہ ہٹ جاتا تو کچلا جاتا۔ ناگ کو سخت غصہ آ گیا۔ اس نے اپنا پھن اٹھا کر تیزی سے نجومی کی پنڈلی پر ڈس دیا۔ نجومی گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی سانپ نے ایک دم اور پھنکار ماری اور انسان کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ بدبخت لالچی انسان، تم نے پھر دھوکہ دینے اور خزانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، آخر تو اپنے انجام کو پہنچا۔ نجومی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم سانپ، تم انسان؟ ہاں، میں ناگ ہوں، سانپوں کا دیوتا جو کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ زہر نے اپنا کام بڑی تیزی سے پورا کر لیا۔ نجومی کے منہ سے جھاگ جاری ہو گئی اور وہ اکڑ کر مر گیا۔ ناگ نے بادبان لپیٹ کر لنگر سمندر میں پھینکا اور سیڑھی ڈال کر ماریا کو جہاز پر چڑھا لیا۔ نجومی کی زبانی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ 7 روز کی مسافت پر جو جزیرہ ہے وہاں امبر موجود ہے۔ اس جزیرے پر وہ انہیں دھوکے سے لے آیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کھیتالا جزیرے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ہوائیں خوب تیز چل رہی تھیں۔ تیسرے روز انہیں دور سے ایک جزیرے کے پہاڑ دکھائی دیے۔ جہاز جزیرے کے قریب پہنچ رہا تھا کہ ادھر امبر نے بھی چٹان پر کھڑے کھڑے اسے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے جہاز کو فوراً پہچان لیا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہی مکار نجومی دوبارہ آ گیا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کنارے آنے لگا۔ امبر بھاگتا ہوا کنارے پر پہنچا تو ناگ نے اسے آواز دی۔ ناگ کی آواز سن کر امبر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ ماریا بھی جہاز پر اس کے ساتھ ہے تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد تینوں بہن بھائی مل گئے۔ خوب باتیں ہوئیں، ہر ایک نے اپنی اپنی کہانی سنائی۔ امبر نے نجومی کا قصہ سنایا تو ناگ نے کہا اس کی لاش سمندر میں پڑی ہے۔ وہ رات انہوں نے جزیرے پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ کھانے کے بعد جہاز کے عرصے پر بیٹھ کر جب امبر نے سرخ اور نیلی روشنی والی اڑن تشتری کا واقعہ سنایا تو کسی کو اعتبار نہ آیا۔ امبر نے ناگ اور ماریا کو ساتھ لیا اور خود جا کر سنگ مرمر کا گول چبوترا اور چاندی جیسے گولے دکھائے۔ ناگ اور ماریا انہیں دیکھ کر حیران ہوئے، مگر آسمان سے اترنے اور پھر آسمان کی طرف جانے پرواز کرنے والی اڑن تشتری کی کہانی پر انہیں یقین نہ آیا۔ ماریا نے ہنستے ہوئے کہا، امبر بھیا، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ ناگ بولا، امبر شاید اس جزیرے پر اکیلے رہتے رہتے تمہارے دماغ نے تمہیں نئے نئے منظر دکھانے شروع کر دیے۔ اب تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم واپس دمشق جا کر تمہارا باقاعدہ حکیم سے علاج کروائیں گے۔ ناگ اور ماریا کہہ مار کر ہنس پڑے، مگر امبر خاموش تھا، سنجیدہ تھا، اور یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں تھا، ہرگز خواب نہیں تھا۔ ستاروں کی مخلوق کے ہتھیاروں سے جو شعائیں نکل کر اس کے جسم میں ٹکرائی تھیں، اس کی چبھن ابھی تک وہ اپنے جسم میں محسوس کر رہا تھا۔ لیکن ناگ اور ماریا رات ہونے تک اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر وہ کھانا کھا کر عرشے پر اسی جگہ لیٹ کر سو گئے۔ آدھی رات گزری ہوگی کہ امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی چاندی کی 1 منزلہ گول اڑان تشتری اپنی گنبد سے سرخ روشنی اور نیچے سے نیلی روشنی چھوڑتی ہوئی جزیرے پر ہلکے ہلکے شور کے ساتھ اتر رہی تھی۔ پھر ایک دم سے شور بڑھ گیا۔ اب ماریا اور ناگ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور امبر سے پوچھنے لگے کہ یہ شور کیسا ہے۔ امبر نے جزیرے پر اترتی اڑن تشتری کی طرف اشارہ کیا اور وہ اسے دیکھ کر دم بخود ہو کر رہ گئے۔ تشتری میں سے روشنی کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ وہ جزیرے میں اتر گئی اور درختوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔
सारा जजीरा रोशन हो गया था। उसके बाद शोर थम गया और रोशनी भी बुझ गई। सिर्फ तश्तरी के गुंबद पर से सुर्ख रोशनी की किरणें फूट कर आसमान की तरफ जा रही थी। मारिया ने कहा, मेरे खुदा, ये क्या चीज थी? नाग भी हैरत में गुम था। क्या यही वो उड़न तश्तरी थी अंबर? अंबर ने कहा, मगर हम शदीद खतरे में गिर गए हैं। तश्तरी के सफर करने वालों ने हमारा जहाज जरूर देख लिया होगा। वो अब यहाँ आएंगे। उनके हथियार की मौलिक शवाएं जहां पड़ती हैं उस जगह आग लग जाती है। इस जहाज से फौरन बाहर निकलकर बाहर जजीरे पर आकर किसी जगह छुप जाओ, जल्दी करो। जहाज पर सीढ़ी लगा दी गई। मारिया, नाग और अंबर जल्दी जल्दी जहाज से उतरकर जजीरे पर आ गए। अंबर उन्हें लेकर साहिल से दूर चट्टानों में आ गया। यहाँ एक गार था जहाँ अंबर रात को सोया करता था। उस गार में आकर वो बैठ गए और गौर करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस ख्याल के साथ ही उन्हें खजाने की फिक्र हुई। अंबर और नाग दोबारा जहाज की तरफ भागे। बड़ी मुश्किल से वो खजाने का संदूक निकालकर गार में ले आए और उसे पत्थरों से छुपा दिया। जंगल की जानिब से शोर की आवाजें आना बंद हो गई थी। अब सिर्फ सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।